स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और इस हफ्ते जिन तीन बड़े मुद्दों के साथ हम आपके सामने आए हैं, पहला मुद्दा, ये ट्रंप तो भारत के लिए हानिकारक है। मुद्दा नंबर दो, सैफ अली खान पर इतना बड़ा हमला मगर मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तक नहीं, बहस तक नहीं। और मुद्दा नंबर तीन, दिल्ली चुनावों की डर्टी पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर लगाम कब लगेगी? मगर दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से अपना हाथ खींच लिया। कम से कम 20,000 अवैध ढंग से रहने वाले भारतीय अब वापस आएंगे। यह भी बताया जा रहा है कि पहले 100 दिन वो भारत नहीं, चीन जाने वाले हैं। और इसके अलावा जिस तरह से ब्रिक्स पर उनका रुख है, ब्रिक्स समूह पर उनका रुख है, और बार बार भारत को लेकर, व्यापार को लेकर वो जो लगातार सख्ती की बात कर रहे हैं, वो भारत के लिए घातक है। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाषा? अभी सारे एक बात साफ है कि जितना भारतीयों में और खास तौर से वहां बसने वाले भक्त भारतीयों में उत्साह था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, हवन हो रहा था भारत और वहां पर, उसका सबसे बड़ा चेहरा है विवेक रामस्वामी को जिस तरह से बाहर निकाला गया है। और यह बताया गया है कि जितने भारतीय वहां बस रहे हैं उनके ऊपर हर तरह की गाज गिरेगी और भारत को भी आर्थिक नुकसान बहुत तगड़ा उठाना पड़ेगा। टैरिफ बढ़ने जा रहे हैं, नौकरियों की संभावनाएं खत्म हो रही हैं और सिर्फ मागा का रूल होगा जिसमें पीपल ऑफ कलर बाहर हो जाएंगे। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक निहायत ही स्वार्थी आदमी हैं। वो अमेरिकी हित नहीं, अपने निजी हित देखेंगे। अभी 10 ही दिन पहले एक अदालत ने उन्हें सजा सुनाई, उन्हें दोषी पाया। सजा अगर सुना देते 4 महीने की जो मिलती तो खेल ही खत्म हो जाता। अब यह व्यक्ति पहले 100 दिन में चाइना जा सकता है, जिससे पता चल रहा है कि भारत को लेकर उनकी क्या प्राथमिकता है। विश्व गुरु को लेकर भाजपा का प्रचार तंत्र जितना भी ढोल बजाए वो सब बेईमानी है। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल? हाँ, मेरा मानना यह है कि ट्रंप जो हैं भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए हानिकारक दिखाई दे रहे हैं, घातक दिखाई दे रहे हैं। भारत और जो भारतीय अमेरिका में बसने का ख्वाब देखते हैं उनके लिए भी एक बड़ा झटका है, लेकिन अभी भी उनकी जय जयकार हो रही है। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा स्पेन के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप यह भी नहीं जानते थे कि स्पेन ब्रिक्स में नहीं है। ब्रिक्स में जो देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और वो ब्रिक्स को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर ये लोग अपनी मुद्रा लाएंगे तो हम इन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। और इस ब्रिक्स का हिस्सा भारत भी है, जो स्थानीय करेंसीज की वकालत करता रहा है। यानी कि सबसे पहले तो भाषा देखिए, ब्रिक्स को लेकर ही ट्रंप का रवैया साफ हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा मिलिटेंट होने वाले हैं दूसरे देशों की आर्थिक तरक्की को लेकर। देखिए, और उसमें भारत निशाने पर है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं भारत निशाने पर है? क्योंकि भारत से अगर आप अमेरिका का हिसाब उठा के देखिए, जितने लोग वहां नौकरी करने जाते हैं उसमें 70% के करीब भारतीय मूल के लोग हैं। और जितने लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक ड्रीम लैंड भारत में, भारत का अमेरिका रहा है पिछले 20 सालों का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर सबसे पहली गाज गिर रही है। और इसीलिए मैंने अपने पंच में भी जिक्र किया विवेक रामस्वामी। ये कौन व्यक्ति हैं? यह वह व्यक्ति हैं जो कट्टर हिंदू के तौर पे खुद को पेश कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने एलन मस्क के बराबर रखा था। यह भी बिजनेसमैन है। लेकिन देखिए, जैसे ही मेक इंडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा वाला जो ग्रुप है ट्रंप के समर्थक, उन्होंने इनके ऊपर निशाना लिया। ट्रंप ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो एक चीज साफ है कि चाहे टैरिफ हो, टैरिफ को लेकर जिस तरह से कड़ा और अड़ियल रवैया अख्तियार किया है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य केंद्र से अमेरिका ने अपना पूरा वापस लिया है, उससे हजारों की तादाद में जो लोग जमीन पर काम करते हैं उसमें भारतीय भी है, उस पर भी असर पड़ेगा क्योंकि पैसा अमेरिका से जाता था WHO में। और हम बता दें कि देखिए, भारत के अंदर मलेरिया हो, HIV हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, इसको लेकर जमीनी स्तर पर जो जद्दोजहद, जो एक लड़ाई आम भारतीय लड़ रहा है, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक बहुत बड़ा किरदार था। अब अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया, पैसे नहीं देगा। आप सोच सकते हैं भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। अच्छा, इसके अलावा भारतीय गुड्स पर
टैरिफ लगाने को लेकर ट्रंप बोलते रहे हैं। वो ये भी कहते रहे कि भाई भारत की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं अनएथिकल हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में व्यापार को लेकर बड़े तनाव उभर कर आएंगे मुकुल? नहीं, वो तो बिल्कुल आएंगे। और देखिए, ट्रंप बिल्कुल साफ तौर पे शुद्ध बिजनेसमैन है। जैसे आपने भी कहा कि वो अपना स्वार्थ पहले देखते हैं, अमेरिका का भी बाद में देखते हैं। पर मुझे लगता है कि ये सब सबक भी है भारत के लिए, जिस तरह की उनकी सारी चीजें हैं। क्योंकि जहां जहां इस तरह की कट्टरता का राज आएगा, जहां जहां इस तरह का एक व्यक्ति पहुंचेगा ऊपर के पद पर, वहां ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीतियां आएंगी। तो मुझे जो लगता है, जैसे भाषा ने भी कहा, कई चीजें जो हैं, जैसे ये तो टैरिफ का सवाल है ही, WHO का सवाल आया, इससे कितना ज्यादा, और तमाम जो उससे जो हाथ खींचने, नौकरियां ही नहीं, तमाम स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना फर्क पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ग्रीन एनर्जी से जिस तरह से वो अपने को वापस ले रहे हैं, और पेरिस अकॉर्ड जिस तरह से खत्म हो गया है, और जिस तरह ये प्रवासियों को लेकर जिस तरह की नीतियां हैं, चाहे वो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, चाहे वो अवैध प्रवासियों को वापस भेजना, इस सब का एक बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा अभी हाल ही में, खैर उस वक्त तो जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, आपको याद होगा संसद के अंदर वो कौन सा वाहियात सांसद है, निशिकांत दुबे, उसने ये तक कह दिया था भाई कि अडानी को अगर फेडरल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है तो उस पर अमेरिका पर प्रहार शुरू हो गया था हमारी संसद के अंदर। जी। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अडानी पर गाज ना गिरे, उसको लेकर अमेरिका एक बहुत बड़ी कीमत भारत से ले सकता है? ये तमाम चीजें जो हैं चर्चा के देखिए, उसमें आ रही हैं। चर्चा तो बहुत तगड़ी चल रही है, और यहाँ पर सिर्फ भारत के अखबारों को अगर आप छोड़ दीजिए तो अमेरिका के अखबारों ने भी इस पे हैरानी जताई थी कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो पिछले 30 दिन से जो अमेरिका में कोशिश कर रहे थे कि विश्व गुरु को निमंत्रण मिल जाए, क्योंकि मोदी जी कहते तो है कि डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, वो कहते हैं ओल्ड फ्रेंड, सारा कुछ चलता है और भारत, हम गदगद हो जाते हैं। लेकिन देखिए, सारी कोशिश करने के बाद भी मोदी जी को न्योता नहीं मिला। और जो मीडिया की बात अगर आप करिएगा तो ये सारे जो मुद्दे हैं, क्योंकि अब अडानी वाला मुद्दा हो, अंबानी के भी बहुत बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अंबानी वहां पर गए, हमने देखा कि मीडिया ने खबर छापी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। किसी ने यह बताने की कोशिश नहीं कि वो 8 करोड़ 60 लाख में उन्होंने वो टिकट खरीदा था और वो फोटो खिंचवाई थी। तो ये सारा जो नोशन है, लेकिन इस बार भारत के लिए क्या मुश्किल होगी ये नजरअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए कार्टून बनने शुरू हो गए हैं कि इतने बड़े पैमाने पे जो भारतीय, और उसमें भी ध्यान रखिए अभिसार, हम सब जानते हैं 50% से अधिक गुजराती हैं जो वहां पे लोग गए हुए हैं, और ये सारे लोग वे थे जो वहां पे ड्रम बजा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा नेता है। हिंदू नेता के तौर पर भी बता दिया गया था ट्रंप को प्रचार के दौरान। और आपको लगता है मुकुल कि ये बहुत ही व्यापक और गंभीर नस्लवादी तनाव के तौर पर, रेसिस्ट टेंशन के तौर पर आएगा? क्योंकि देखिए, जब ये चर्चा होगी कि 20,000 भारतीय जो हैं वापस भेजे जा रहे हैं, और भारत मान भी गया, और मानने के अलावा हमारे पास कुछ चारा भी नहीं है, मगर जब ये चर्चा होगी, अब याद है अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी टेलीविजन पर एक अतिवादी, एक दक्षिणपंथी व्यक्ति कह रहा था ये भारतीय जो हैं ये सब गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं। तो ये चर्चा होने लगी है। ऊपर से अगर इतने बड़े पैमाने पर अवैध भारतीयों को वापस भेजा जाएगा तो ये भारत की निगाह से अच्छा नहीं है। नहीं तो देखिए, भारत ही नहीं, जैसे मैंने दुनिया भर की बात कही, मैक्सिकन इतने वहां जाते हैं और भारत पर, मुझे लगता है कि ये तो झटका हमें मिलना भी चाहिए था अगर इस लिहाज से देखें, क्योंकि हमने भारत में इस कदर अवैध 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 का शोर मचा रखा है। नागरिकता संशोधन कानून लाए, ये सब क्या था? ये बांग्लादेशी हैं, हर चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, यानी आपका दूसरे के प्रति सम्मान, दूसरे के प्रति जो आपको वो दे रहा है काम, जैसे वहां जस्टिस कहते हैं ना, जैसे वहां कहा, जैसे अमेरिका को बनाया जो बाहर से लोग गए, ऐसी दिल्ली को बनाया जो बाहर से लोग आए या देश को बनाया। लेकिन यहाँ बांग्लादेशी नहीं, यहाँ तो फिर पता चलेगा दिल्ली के लेवल पर बिहार को भी गाली देने लगेंगे, दिल्ली के लेवल पर यूपी। नहीं, आज तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पंजाबियों को तक, हमने जिस तरह से उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। वैसे हिंदुस्तान जो वही नारा दरअसल ये देश के लिए नहीं है कि इंडिया फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट, ये नस्लीवादी है, ये वही सारी चीजें हैं। पर हमें इसका सबक भी मिलना चाहिए क्योंकि हम भी यही कर रहे हैं। अच्छा भाषा, इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं, खबर ये आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कम से कम ये कह रहा है कि पहले 100 दिन में डोनाल्ड ट्रंप चाइना जा सकते हैं। आप जानते हैं चीन के उपराष्ट्रपति गए थे इनके शपथ ग्रहण में, खुद शी जिनपिंग ने न्योता गया था, राष्ट्रपति को। भारत को के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं आया। हालांकि ठीक है, हमारे विदेश मंत्री जो सबसे आगे वाली पंक्ति पर बैठे हुए थे, उसको लेकर दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, मगर
उनका चीन में जाना जी। और समानांतर तौर पर आप देख रहे हैं पनामा लहर को लेकर तनाव है दोनों के बीच में, ये तमाम बातें भी, ये क्या संदेश दे रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ट्रंप का ये दोहरा संदेश देख रहे हैं। चीन को लेकर एक सख्ती भी है, मगर फिर पहले 100 दिन में आप चाइना जाने की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात बिल्कुल तय है अभिसार, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं और हम तमाम लोग पिछले टर्म में भी उनकी ऊपर स्टोरीज कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। यानी आप उनके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि वह क्या करेंगे। जिस तरह से उन्होंने गाजा में युद्ध विराम किया और यह श्योर किया कि 20 तारीख से पहले वहां पर युद्ध रुक जाए, और यह उनकी हालांकि उन्हें उससे भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। नहीं, चुनावी कह रहे हैं पहले चरण के बाद ये चलेगा भी कि नहीं पता। मैंने कहा मैं ये कह रही हूं कि ये एक बात स्थापित करता है कि दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं वो अमेरिका की वजह से चल रहे हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप ने स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा मैं यूक्रेन युद्ध भी रुकवा सकता हूं। तो एक बात तय हो गई कि वो अपनी दादागिरी अभी वो ग्रीनलैंड पर जिस तरह से कर रहे हैं, पनामा का आपने जिक्र किया, मैक्सिको गल्फ को अमेरिकन गल्फ उन्होंने कह दिया, ग्रीनलैंड को लेकर बयान, ग्रीनलैंड को बयान है। और उसमें चीन से वो संबंध जाके किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि आप ध्यान दीजिए जैसे न्योता गया वहां पर, उसके बाद से जो एक भारत के लिए बेचैनी का सवाल था कि मोदी जी को न्योता नहीं मिला है, आर्थिक रूप से वह एक बिजनेस इंटरेस्ट में देखेंगे। और 3 जो बड़े दुनिया के बिजनेसमैन हैं जो पीछे बैठे हुए थे बहुत इंपॉर्टेंट सीट पे, हम तो आगे बैठे थे, लेकिन यहां पर एलन मस्क हो जाइए, अमेजन हो जाइए, जुकरबर्ग हो जाइए, फेसबुक वाले, तो वो एक दिखा रहा है कि कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और इनके कंट्रोल में नवंबर से लेकर अभी तक इनके संपत्ति में 233 बिलियन डॉलर्स बढ़ गए। तो ये बता रहा है कि बिजनेस इंटरेस्ट उनके बिना चीन के पूरे नहीं हो सकते। तो वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। अभी अच्छा भाषा, उसमें एक और चीज मैंने देखी थी और मैं उस पे बहुत एक त्वरित सा रिएक्शन चाहूंगा आपसे। मैंने देखा कि पापा की परी वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, प्रधानमंत्री को बेशक नहीं बुलाया गया हो, मगर बाद में स्पेशली बुलाया जाएगा। मतलब ये लोग कितना मूर्ख समझते हैं भारतीय दर्शकों को। मतलब गोदी मीडिया ने वाकई वहां पर भी जाकर अपनी तमाम हदों को पार कर दिया। बता दिया कि वो पत्रकारिता का ABCD नहीं जानते, और जिस तरह से वो डैमेज कंट्रोल वाला टूल किट उनके पास पहुंचा था, यह बताने के लिए कि भाई विश्व गुरु हैं मोदी जी, उनके लिए एक्सक्लूसिव हो सकता है। वो ये भी बोल देते अभिसार, मैं तो डर रही थी सुनते हुए अंजना जी को कि कहीं वो ये ना बोल दें कि दोबारा से शपथ ग्रहण होगा। कोई भी ठिकाना है, भीड़ में नहीं बुलाया, नहीं। और उसके बाद एक व्यक्ति को जो खड़ा किया डोनाल्ड ट्रंप के तौर पे, उसका जो इंटरव्यू छापा, उसमें खुद ही वो बेचारी पूछने लग गई कि मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है। तो यह दिखा रहा है कि टूल किट डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जी न्यूज ने भी दिखाया मोदी का जलवा, मतलब ऊपर चल रहा है ट्रंप का काम और नीचे दिखाया मोदी का जलवा, और इससे हैरान हो गए सारे लोग। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं जरा, चीन वाला जो आपने मुद्दा उठाया, मुझे लग रहा है कि अभी एक टैक्टिकल ये मूव तो है उनका कि चीन को किस तरह संबंध उन्होंने लेकिन भारत की भूमिका या भारत की जरूरत अमेरिका के लिए खत्म नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो क्योंकि अगर चाइना के साथ तनाव पैदा होगा तो भारत को हमेशा काउंटर के तौर पर देखता है फिर आगे। तो वो एक भारत को अपना एक उस तरह से, चाहे वो सामरिक कहिए, चाहे राजनीतिक कहिए, चाहे आर्थिक हित के लिए कहिए, वो एक दोस्त के तौर पर बनाए रखेगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इधर से भी कोशिशें हों, उधर से भी कोशिशें हों, और कुछ लेकिन मुकुल, एक चीज आखिर में कहूंगी कि पुरानी कहावत है कि अमेरिका की दुश्मनी भली है कि नहीं, लेकिन दोस्ती जरूर नुकसानदेह हो जाती है। और यह अभी दिखाई दे रहा है कि उसने जिस तरह से यूरोप सहित, यूरोप में जो चुनाव हैं उसमें हस्तक्षेप, ग्रीनलैंड और अपने पड़ोसियों पे जिस तरह से मैं चर्चा करूंगा, उन्होंने जो अपने पड़ोसी और मित्र देशों के बारे में कहा। मगर एक त्वरित रिएक्शन आप दोनों से, आपने स्वतंत्र सेनेटर बर्नी सैंडर्स का वो बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने जलवायु परिवर्तन का खासतौर से जिक्र किया क्योंकि उन्हें वहां पर भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा देखिए, जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप की कोई नीति नहीं है और ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पिछले 10 साल में गर्मी बढ़ी है। यूरोप से लेकर भारत तक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और आपके सामने एक ऐसा राष्ट्रपति आ गया है जो जलवायु परिवर्तन को एक चाइनीज साजिश मानता है। और यही नहीं, सोने पे सुहागा, हमारे प्रधानमंत्री वो भी कहते हैं कि साहब जलवायु नहीं बदल रही है, सर्दी नहीं हो रही है, हम बदल रहे हैं, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है।
तो देखिए, एक बात बहुत साफ है कि बर्नी सैंडर्स ने जिस तरह से एजेंडा सेट किया और यह बताने की कोशिश की कि ट्रंप किन मुद्दों पे चुप हैं और आगे उन्हें किन मुद्दों पे घेरा जाना चाहिए, सिर्फ अमेरिका नहीं दुनिया भर में, तो यह दिखा रहा है कि आगे का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए भी क्या होगा। और इसमें मैं दूसरा नाम जोड़ना चाहूंगी जो बिशप बुडे ने बोला, बिल्कुल, जो हिम्मत और साहस दिखाया उस महिला ने, वह सलाम करने लायक है। उन्होंने ट्रांसजेंडर की बात की, उन्होंने गे की बात की, लिस्बियन की बात की और माइग्रेंट लेबर्स की बात की। साफ है कि अमेरिका में सारे लोग अभी सिर्फ ट्रंप काल में स्तुति काल नहीं कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ भाषा जिस चीज का जिक्र कर रही हैं वहां पर बिशप हैं, ट्रंप सामने बैठे हुए थे, वैंस भी थे, उनकी पत्नी, ट्रंप की पत्नी भी थी वहां पर, और बिशप बुडे जो हैं खड़े होकर कहती हैं कि ये जो नफरत इस वक्त है देश में, आप तमाम जो प्रवासी हैं जो बाहर से आ रहे हैं सब अवैध नहीं है, सब क्रिमिनल्स नहीं है, आपको ऐसा माहौल पैदा करना है कि उनके बच्चे असुरक्षित महसूस ना करें अपने माँ बाप को लेकर। तो सीधा बगैर लाग लपेट के उनके चेहरे पर, और ट्रंप का चेहरा बुरी तरह से उतर गया। यहां पर भाषा ने अभी जिक्र किया ग्रीनलैंड वगैरह का। मैं यही तो समझना चाहता हूं, जो व्यक्ति कनाडा का अपमान कर रहा है, जो इनका मित्र देश है, जिनका वो सलाहकार इलॉन मस्क ब्रिटेन के अंदर अराजकता फैला रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है भारत इनके लिए क्या मायने रखेगा फिर। जी, वो पहले से देखिए, अमेरिका अपने को पहले से सुपर पावर और सबका बाप उस तरह से समझता है, वो जो कहा जाता है। और इसमें पहले में जलवायु परिवर्तन वाले पर, ये इतना बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया के लिए, और आने वाले समय में और भी जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही हैं और उसे वो कोई मुद्दा नहीं मान रहे और उससे बाहर आ रहे हैं, जैसे आपने मोदी जी का जिक्र किया, ये सब इस देश वो दुनिया ही ने पूरी धरती के लिए बहुत, हमने ये मान लिया कि सिर्फ धरती हमारी है, इंसानों की, इंसान नहीं, इतनी सारी प्रजातियां हैं, पूरी धरती के लिए नुकसानदेह है। इस पर विचार सारे मुल्कों को करना होगा। चलिए अब हम रुक करेंगे अपने दूसरे मुद्दे का। सैफ अली खान बाहर आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा था जब खून से लथपथ थे तो बिल्कुल शेर की तरह लग रहे थे, और फिर बाहर आए हीरो की तरह। मगर आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत ने जब आत्महत्या की थी तो कितना झूठा घटिया प्रोपेगेंडा मीडिया ने चलाया था। यहां पर एक सादा सा सवाल वहां के गृह मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से ये सवाल नहीं पूछा गया कि भाई मुंबई में हो क्या रहा है। बांद्रा में तीसरा बड़ा हमला है, पहला सलमान के घर के बाहर गोलीबारी, फिर बाबा सिद्दीक की हत्या, और अब सैफ अली खान के घर पर हमला, और आरोप लगाया जा रहा है एक बांग्लादेशी पर। यानी कि भाजपा का जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो धराशायी हो जाता है, क्योंकि भाई यहां तो डबल इंजन की सरकार है ना 2.5 साल से, फिर भी ये सब हो रहा है। और ये व्यक्ति बकौल मुंबई पुलिस 5 महीने पहले इसने एंटर किया। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। देखिए, सैफ पर हमले से कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो पूरा लग रहा है कि जिस तरफ जांच जा रही है, जिस तरफ जांच ले जाई जा रही है, वो सारे सवालों पर लीपापोती कर देगी। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? एक बात साफ है कि मीडिया को जो टूल किट मिलता है अभिसार, उसी टूल किट पर चलता है, भले ही निशाना सैफ अली खान पर हो। जिस तरह से सवाल पूछा जाना चाहिए था, खास तौर से उस दिन जिस दिन हमला हुआ और वहां के मुख्यमंत्री कंगना रनौत की फिल्म देख रहे थे इमरजेंसी, वहां भी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा कि आप फिल्म क्यों देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कीजिए, मीटिंग कीजिए। लेकिन टूल किट जिंदाबाद है और मीडिया के लिए सैफ अली खान पर हमला एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, यह शर्मनाक है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? याद कीजिएगा सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जो कि एक आत्महत्या का मामला था, गोदी मीडिया ने आदित्य ठाकरे से लेकर उद्धव सेना सबको घेर लिया। बिहार में चुनाव होने वाला था तो उसे ज्वलंत किया जा रहा था, उद्धव ठाकरे सरकार को उस वक्त अस्थिर किया जा रहा था, और साजिश में भाजपा के साथ साथ उसका गोदी मीडिया, पालतू गोदी मीडिया भी शामिल है। यहां मुंबई के बांद्रा, जो कि एक हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योरिटी जोन है, लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, मगर एक सवाल तक नहीं, विच इज सो शेमफुल। भाषा, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या क्या नहीं कहा गया था। एक वो चाटुकार है खड़े होके, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। और मुझे याद है बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को जब बुलाया जा रहा था, समीर वानखेड़े का शर्मनाक किरदार, पूरा एक टूल किट चल रहा था, जैसा आपने जिक्र किया। अरे एक सीधा सा सवाल है कि मुंबई में तीसरा बड़ा हमला, हाई सिक्योरिटी जोन, हाई सिक्योरिटी जोन, लॉ एंड ऑर्डर अब मुद्दा ही नहीं रहा, जो सामने दिख रहा है मुद्दा। बिल्कुल आंखों के आगे जो चीज दिख रही है वह पूछने के बजाय सारी तरह की लीपापोती। लेकिन अभिसार, एक और दिक्कत है यहाँ पर कि आप देखिए,
आपके पास सामने एविडेंस था, जो आपको दिख रहा था, मुझे दिख रहा था, सबको दिख रहा था, जिनके पास भक्त वाले चश्मा नहीं था, कि इससे पहले किस तरह से सैफ अली खान उनके बेटे को निशाने पर लिया गया था। तैमूर के नाम पर कुमार विश्वास का जो बयान था, उसे लेकर मैं कह रही हूं कि अगर यह मामला रिलीजन उल्टा हो जाता, अगर हमला किसी हिंदू सेलिब्रिटी पर होता और किसी मुस्लिम ने उसके पर्सनल पर हमला किया होता, आप कल्पना करिए, उन पर यूएपीए लग जाता, अभी तक वो गिरफ्तार हो जाते। हालांकि हम स्पष्ट कर दें, हम यहाँ कुमार विश्वास को उससे नहीं जोड़ रहे हैं, मैं कह रही हूं हम गोदी मीडिया की सोच, बिल्कुल मैं कह रही हूं कि मीडिया ने इस पर एक लाइन चर्चा नहीं की कि सैफ अली खान पर जो हमला है, उसका जो लॉ एंड ऑर्डर मामला है, उनको जो निशाने पे लिया जा रहा था, आखिर क्या वजह थी कि सैफ अली खान चाकू लगा हुआ है और अपने बेटे तैमूर के साथ ऑटो में जाते हैं। व्हाई ही वाज सो अफ्रेड, क्यों इतना डर था उनको कि वो बेटे को अपने घर पे नहीं छोड़ पाए। 6 साल के बेटे को लेकर वहां वो जाते हैं और डॉक्टर उसके बारे में बताते हैं। बिल्कुल। मगर इससे ये पता चल गया है मुकुल कि वो जो बांग्लादेशी वाला प्रोपेगेंडा है भाजपा का, पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आपको याद होगा झारखंड के चुनाव में आपकी बेटी घुसपैठियों को दे देंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए, मोदी, शाह, आदित्यनाथ सब इसका जिक्र कर रहे थे। अरे अब ये जो बांग्लादेशी है, मतलब अगर हम मान ले साहब यही वो हमलावर है, ये तो 5 महीने पहले आया ना मुंबई पुलिस के शब्दों में, तो फिर कैसे हो गया साहब ये डबल इंजन की सरकार में? और क्यों मीडिया इस पर भी डिबेट नहीं कर रहा है? मैंने बोला चलिए अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट नहीं करना है, यहां पर तो दिख रहा है बांग्लादेशी घुसपैठिया, उस पर भी डिबेट नहीं साहब। इसमें दो ही एंगल आए, जैसे आपने भी कहा कि एक तो पहली बात ये जो हमें सीसीटीवी से फुटेज मिले उससे वो लगभग मेल नहीं खा रहा। अब देखिए क्या पुलिस का कहना है, अलग बात है, लेकिन वो पहली नजर में ये लग रहा है कि वो व्यक्ति वो नहीं है जो घर में घुसा था पहली। और आपने कहा दूसरा सवाल कि अगर वो बांग्लादेशी भी है तो वो सवाल जो झारखंड में भी सवाल उठा था, जो वहां के मुख्यमंत्री ने उठाया था कि भाई झारखंड की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तो है नहीं, तो कैसे वो आया झारखंड के भीतर, और इसकी जिम्मेदारी किस पर है? गृह मंत्रालय पर है, केंद्रीय गृह मंत्रालय पे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और वहां के भी गृह मंत्री, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो अगर बांग्लादेशी आ भी रहे हैं और आ रहे हैं और अपराध कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए और इस पर सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मीडिया ने इस पर भी सवाल नहीं पूछा। एक दिक्कत और है कि यहाँ पर अभिसार देवेंद्र फडणवीस के साथ मीडिया था उस दिन। मैंने जैसा कि जिक्र किया, उस दिन कंगना रनौत की फिल्म देख रहे थे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। मीडिया एक सवाल नहीं पूछता। अरे उनको पहले बता दिया गया होगा ना। आप सोचिए कि ये जो सारा का सारा हिसाब बना इस के इर्द गिर्द। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू था, मुझे लगा कम से कम इस पे डिबेट होगा, क्योंकि करीना कपूर पहले दिन से बोल रही थी कि हमलावर बहुत गुस्से में था, वह चोरी नहीं कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट गहने रखे हुए थे लाखों के, उसको उसने छुआ नहीं, वह गुस्से में था। अगर इतना कहीं और मिला होता, आप सोचिए ये घटना दिल्ली, पश्चिम बंगाल या विपक्ष के किसी राज्य में हुई होती तो मीडिया ने क्या कोहराम मचा दिया होता कि क्या जंगल राज है, कैसे हुआ, यह सारी बाइट्स चल रही। और आप जानते हैं सबसे चिंताजनक बात क्या है? इसको लेकर मीडिया ने कठिन सवाल नहीं किए, क्योंकि हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से, अंडरवर्ल्ड पांव जमा रहा है मुंबई में एक बार फिर। एक भी सीधा सख्त सवाल ना मुंबई पुलिस से, ना देवेंद्र फडणवीस से। एक हाई प्रोफाइल जोन में एक व्यक्ति घुस जाता है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, ये सवाल नहीं किए जा रहे हैं। आप सोचिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं मुकुल, इसके बाद अंडरवर्ल्ड के हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि सरकार पर तो कोई दबाव नहीं है। तो अंडरवर्ल्ड भी देखिए, अंडरवर्ल्ड भी उन्होंने दो तरह के बना रखे हैं। एक तो अंडरवर्ल्ड जो है ही, जिसे दाऊद का अंडरवर्ल्ड कहा जाता था, एक वो बिश्नोई ग्रुप भी है कोई, वो भी अपना एक अंडरवर्ल्ड ही है उसका भी। तो वो तमाम, तो इसके लिए भी एक मतलब जो राजनीति चल रही, चाहे वो बाबा सिद्दीक की हत्या हुई, चाहे वो इस तरह के हमले इतने हुए, और वाकई में ये बहुत मुंबई, जैसे ये सवाल आया कि मुंबई सेफ नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं ये तो निजी हमला था। ये दरअसल यही डाइवर्ट करने के लिए कि मुंबई सेफ है और ये एक चोरी के लिए वो हुआ। क्योंकि ये बहुत क्लासिक केस है अभिसार कि आप बोल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है इनफैक्ट, कि तीसरा हमला है एक ही एरिया में। और चांस की बात हो सकती है कि तीनों मुसलमान हैं। मैं कह रही चांस की बात भी आप मान लीजिए, अगर बाबा सिद्दीक, सलमान खान, सैफ अली खान तीनों मुसलमान हैं, लेकिन एरिया तो एक ही है, हाई सिक्योरिटी जोन है,
और आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीनों इंसिडेंट हैं ये इंडिविजुअल हैं, कनेक्टेड नहीं हैं, जो कि क्राइम थ्योरी के हिसाब से बहुत ही एब्सर्ड चीज है, बहुत ही कम समय में हुआ है यहाँ पर। और आप एक इंडिविजुअल केस करके कि वो चोरी करने घुसा और उसने सबसे हाई एंड एरिया को चुना, ये भी मतलब बड़ी अजीबोगरीब है। और अब सबको बहुत फील गुड हो रहा है कि चलो भाई बांग्लादेशी है तो अब हमारे पास ठोक बजाने के लिए अच्छा है कि चलो बांग्लादेशी वाला राग चलेगा। इंडियन एक्सप्रेस तो उसके पिता से भी बात कर लेता जबकि अभी वो सस्पेक्टेड है, उनकी तस्वीर को लेकर एक हंगामा चल रहा है। लेकिन आप देखिए नरेशन बन गया, कहानी खत्म कर दी कि भाई इंडिविजुअल केस था, चोरी करने वो पहुंचा था। चलिए अब हम रुक करेंगे अपने तीसरे मुद्दे का और वो है दिल्ली की गर्म होती सियासत। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने बार बार प्रमाणित किया है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। याद कीजिएगा शीश महल को लेकर उनके घर में जो है किस तरह से सामान की खरीद हुई, उसको लेकर भाजपा हमलावर हुआ, मगर फिर आम आदमी पार्टी ने उसे पलट दिया। दूसरी तरफ हम भाजपा को देख रहे हैं कि उनके नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं, घरों में पैसे बांटे जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं। यानी कि ये चुनाव भी एक तरह से कहा जाए चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है भारतीय जनता पार्टी की ज्यादतियों पर, जो हर चुनाव में होता आया है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाषा। अभी सर एक बात साफ दिखाई दे रही है कि यहां दिल्ली का चुनाव एक टेस्ट केस है कि किस तरह से सारी की सारी एजेंसियां एक तरफ हैं, बीजेपी को जिताने के लिए सीधे या पीछे से काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि यह चुनाव अपनी पिच पर खेलें। और यहां जो नफरत की राजनीति है उसके रिंग लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसमें योगी जी हाथ मिला रहे हैं। तो आने वाले दिन और ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स के होंगे, जिसका जवाब देना केजरीवाल के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब इसार क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है आम आदमी पार्टी ने प्रमाणित कर दिया है। उन पर कई गंभीर आरोप थे शीश महल को लेकर, मगर फिर वो राजमहल की चर्चा करने लगे और भाजपा उस पर चुप हो गई। तो चुनाव कैसे लड़ा जाता है, किस तरह से आपको पूरे अपने रिसोर्सेज झोंकने पड़ते हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, तो कम से कम ऐसे लड़ते हुए दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। नतीजे क्या आएंगे वो तो खैर हमें 8 फरवरी को पता चल जाएगा। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएं मुकुल। अभिसार, मेरा मानना है कि जिस तरह दिल्ली चुनाव की मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अभी एक कोर इशू ऐसा नहीं आया जिस पर पता लगे कि मतदान होने जा रहा है। तो इस पर मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरह बीजेपी की तरफ से योगी जी की एंट्री हो रही है दिल्ली में, तो ये चुनाव भी एक बार फिर महाराष्ट्र की तरह बटेंगी तो कटेंगी जैसी सांप्रदायिक राजनीति की भेंट चढ़ने जा रहा है। मगर मुकुल, पिछली बार की तरह ये चुनाव उतने गंदे नहीं है। आपको याद होगा पिछले चुनावों में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा रिपीट ऑफेंडर, क्या क्या नहीं कहा था उसने पिछली बार भी कि भाई आपके घरों में घुसकर ये शाहीन बाग वाले आपकी बच्चियों का बलात्कार करेंगे। अमित शाह बाबरपुर में बटन दबाव कारण शाहीद बाग को लगे, गोलीबारी शुरू हो गई कि तुम माननीय अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया था देश के गद्दारों को गोली मारो। तो ये तमाम चीजें थी। इस बार उतना गंदा नहीं है तो चुनाव। मैंने जो अभी कहा अपने पंच में कि दरअसल अभी तक वो जैसे शीश महल, राजमहल, 2100 2500 इस तरह की अभी राजनीति चल रही है। तो एक बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा और आम आदमी पार्टी को भी नहीं हो रहा होगा और कि इस मुद्दे पर वोट पड़ने जा रहा है। अभी सब बराबर बराबर का खेल चल रहा है। सब आप जाकर बात कीजिए मैदान ग्राउंड पर, तो सब कहते हैं कहीं बीजेपी का शोर है, कहीं आम आदमी पार्टी लौट रही है, कहीं कांग्रेस का भी वो है। अब जिस तरह प्रधानमंत्री की भी सभाएं होनी है और योगी जी की सभाएं होनी है, योगी जी की जिस तरह से लाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर उसी दौर में लौटा जाएगा जो 2020 के चुनाव। हालांकि आपने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिन्हें मैं रिपीट ऑफेंडर कहता हूं, पहली बात उनके घर से पैसे बांटे जाते हैं। फिर उनका जो विवादास्पद बयान था कि भाई पंजाब से गाड़ियां आ रही हैं, 26 जनवरी में कोई बवाल मचाना है। मतलब ये सोच देखिए साहब, अगर कोई और नेता ने कहा होता किसी और पॉलिटिकल पार्टी का, तो गोदी मीडिया में प्राइम टाइम डिबेट चलने लगते, पंजाबियों का अपमान, पंजाबियों का अपमान। यहां पर आप एक पूरे राज्य को अराजकता से जोड़ के देख रहे हैं और ये व्यक्ति बार बार इस तरह के विवादास्पद बयान दे रहा है। एक बात बहुत साफ है अभिसार, अगर आप जमीन पे जाइए दिल्ली में, सारे लोग चाहे वो किसी के भी सपोर्टर हों, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से पैसा खर्च करना शुरू कर दिया पहले दिन से, सिर्फ मामला जूते बांटने, कंबल बांटने, पैसा बांटने, सोने की चेन देना नहीं,
हर तरफ जितना प्रचार चल रहा है बीजेपी का, और अच्छा खासा प्रचार चल रहा है पैसे के हिसाब से, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि यह चुनाव वह सब हर करके जीतेंगे। और मेरा मानना है कि डर्टी पॉलिटिक्स इस बार इन्होंने दूसरे ढंग से खेलने की शुरू की है, जिसका बिधुड़ी पे हम चर्चा कर ही चुके हैं। और वह दोबारा भी इस बात को कहते हैं कि नहीं, वहां पे पत्रकार पूछने जाते हैं, वो कहते हैं वो तो पॉलिटिक्स है ही, जो उन्होंने आतिशी पर हमला बोला था। और आपने जैसा कहा, कोई और व्यक्ति किसी महिला पर कहता तब क्या हाल हो गया होता, आपको याद है किस तरह पूरे से उन्होंने चुनाव का narrative वो किया। एजेंडा बन जाता मीडिया के लिए। पर आप ये कह रहे हैं चुनावी सभा में कि उसने अपना पॉलिटिक्स के लिए बाप बदल दिया, इतना बड़ा आपने एक आरोप लगाया। तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है कि पैसा इनके पास है, दूसरी तरफ इन्होंने जो बड़े पैमाने पे दिल्ली में मतदाताओं के दिमाग में डालने की कोशिश की है कि काम तो मोदी जी ही करवाएंगे, अरविंद केजरीवाल आ गए तो उन्हें काम नहीं करने देंगे, इसलिए आप हमें वोट कर दीजिए। इसीलिए उन्होंने अपने कैंपेन में कहा कि हम सब कुछ आपको देंगे जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। आप देखिए, तो यहां बीजेपी का जो प्रचार है वो एक तरह से बैकफुट पर है। उन्हें मानना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसीज हैं, या जो सो कॉल्ड फ्री रेवड़ियां हैं, उनके बिना दिल्ली में चुनाव नहीं चलेगा। सबसे पहले वो झुग्गियों में गए। तो ये एक कैंपेन कम्युनल लाइन पर बहुत तगड़ा चल रहा है, जिसे बीजेपी अपने ऑफिशियल हैंडल पे भी हिंदू जागो वाले गाने चल रहे हैं वहां पर तमाम मोहल्लों में। अगर इस वक्त हम देखें कांग्रेस के अगर किरदार की बात करें, तो जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कांग्रेस का वोट शेयर जैसे जैसे बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान पहुंचेगा। और एक स्टडी भी थी कि अगर कांग्रेस का 5% वोट शेयर बढ़ गया तो सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी। क्या कांग्रेस ऐसा नुकसान इस वक्त पहुंचा रही है आम आदमी पार्टी को, आपको लगता है? फिलहाल तो देख के ऐसा नहीं लगता। हाँ, वो लड़ रही है, संजीदगी से लड़ रही है, लेकिन वो भी खुद 70 सीटों के दावेदार नहीं है। वो भी 8-10 सीटों के दावेदार हैं, और उनमें से भी 4-5 पर उनका भरोसा होगा, और वो भी मिल जाए, क्योंकि 0-0 का खाता उनके पास था। तो अभी ये एक नरेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कांग्रेस बढ़ रही है। बीजेपी को भी इसमें फायदा दिख रहा है कि कांग्रेस किसी तरह थोड़ी मजबूत हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर जो भी वोट है वो बीजेपी का वोट नहीं है, वो कांग्रेस का वोट है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे एक ऐसा जो सीन दिखाई देता है कि जो लोग अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं, पिछले 5 सालों में जो काम नहीं हुए, सड़कें नहीं हुई, वो वोट बीजेपी में जाने के बजाय हो सकता है कि वो कांग्रेस में चला जाए। तो जो नुकसान आम आदमी पार्टी को होना था कि अगर बीजेपी में जाता, अगर कांग्रेस नहीं लड़ रही होती, तो वो सारा का सारा एंटी इनकम्बेंसी का वोट बीजेपी में जाता। और ऐसा कई विधानसभाओं में हम देख चुके हैं, जिसमें बिहार विधानसभा के भी रिजल्ट से कहते हैं कि एक त्वरित प्रतिक्रिया आप दोनों से, क्या अरविंद केजरीवाल लौट रहे हैं? आप जमीन पर भी गई हैं भाषा? देखिए, मेरा मानना है कि अभी बढ़त उनके पास है, और बढ़त की बहुत सॉलिड वजह है कि उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, और सब कुछ होने के बाद पूरी सरकार जेल में थी, लेकिन तब भी देखिए कि वह मुद्दा नहीं बना है। मुद्दा यही बना है कि अरविंद केजरीवाल जो फ्री दे रहे थे, उससे ज्यादा बीजेपी दे रही है, और इसे मैं अरविंद केजरीवाल की जीत मानती हूं। हाँ, मेरा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद किसी को भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि वो कोई घोषणा कर सके। मुझे लगता है कि ये खुद अरविंद केजरीवाल या बीजेपी ये भी अपने आप को अभी बहुत संकट में पा रहे हैं, इसलिए आप परेशानी उन पर देख सकते हैं। रोज नई नई घोषणाएं हो रही हैं, संकल्प पत्र 2-3 आ रहे हैं, रोज एक घोषणा रोज की जा रही है, तो परेशान वो भी हैं। अभी वो खुद भी दावे से नहीं कह सकते कि कौन लौट रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल और भाषा। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।